एक डायबिटिक जब इलाज में आता है अरसा दराज के बाद, तो उसकी शुगर कंट्रोल होनी शुरू होती है, तो वो ये तवक्को नहीं रखता कि मुझे ब्रांडेड कपड़े लेके दें, मैंने शुगर कंट्रोल किया है। हाँ, शाबाश उसको मिलती है, ठीक, और रिवॉर्ड सबसे बड़ा तो शाबाश है ना। शाबाश का मतलब पता है क्या होता है? शाबाश, बादशाह बनो, बादशाह। शाबाश का मतलब है शाबाश। ये फारसी का लफ्ज़ है शाबाश, यानी दुआ है ये कि तुम बादशाह बनो, और ये अनमोल रिवॉर्ड है, बादशाह बनो। यही तो रिवॉर्ड है, गुड फीलिंग। देखिए, इंसान जो हैं वो अनमोल होते हैं। अनमोल का लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अनमोल का क्या मतलब होता है, कुछ बताएंगे आप? जिसका कोई मोल नहीं, इतना कीमती है कि उसके मोल का तयन ही नहीं हो सकता। जिसका कोई मोल नहीं दे सकता, प्राइसलेस नहीं, जिसका कोई मोल नहीं दे सकता, यानी वो इतना महंगा है कि उसका मोल कोई दे ही नहीं सकता दुनिया में, तो वो उसे अनमोल कहा जाता है। तो इंसान बिकता नहीं है, इंसान अनमोल होता है, और दुनिया में इंसानों की तजारत अब नहीं होती मॉडर्न ज़माने में, तो इसका मोल कोई नहीं दे सकता। लेकिन जो आपका बिहेवियर है उसका मोल होता है। आप वो कहिए कि जो हमारा बिहेवियर है उसका तो कोई मोल दे दें, क्योंकि अगर आपके घर में कोई बर्तन धोता है और जिस किस्म के वो बर्तन धोता है या धोती है, उसको उस किस्म का मोल मिल जाता है। कोई कपड़े धोता है, इस्त्री अच्छे करके देता है, कोई खाना पकाता है, खाना मज़ेदार बनाता है, तो उसका मोल होता है। उसको आप ज़्यादा पैसे देते हैं, तो हम सब के जो बिहेवियर हैं मार्केट प्लेस में, उनका मोल होता है। सो एक तो आपकी अपनी ज़ात है जो अनमोल है, एक आपके बिहेवियर हैं जिसका मोल होता है। तो जो अनमोल है उसके लिए जो रिवॉर्ड है वो भी अनमोल है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप मेरा असासा हैं, आप मुझे बहुत प्यारे हैं, तो ये अनमोल रिवॉर्ड है। आप 1 साल से रिकवरी में हैं, सिगरेट नहीं पी रहे, अपने माँ बाप के साथ झूठ नहीं बोल रहे, जो जहाँ जाने की बात करते हैं वहीं जाते हैं, वहाँ से सेफ वापस आते हैं, ये बिहेवियर्स हैं ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल। और ये बिहेवियर हैं जिनकी बुनियाद पर आपको दुनियावी चीज़ें दी जाएंगी। तो चीज़ों को अलग अलग देखना शुरू कर दें कि एक आपके रवैये हैं जो आपसे जन्म लेते हैं, एक आप हैं जो कि अनमोल हैं। और वालिदैन को हम यही समझाते हैं कि इनको 2 हिस्सों में आप देखना शुरू कर दें। एक, इनका जो जुस्सा आपके सामने बैठे ये नज़र आते हैं, तो अपने रिश्ते के तनाज़र में जब आप इन्हें देखते हैं तो ये एक अनमोल शय है। लेकिन जब इनका जो बिहेवियर है अच्छा हो जाता है या बुरा हो जाता है, तो उसकी उसी लिहाज से कीमत पड़ती है। जितना अच्छा बिहेवियर उतना अच्छा कीमत पड़ सकती है उसकी। अगर इन चीज़ों को अलग अलग देखना शुरू कर दें कि ये अनमोल है, मेरा बेटा है, इसके ऊपर मैंने सख्त नहीं होना, ये इसका बिहेवियर है जो इससे जन्म ले रहा है, तो इस पे मैंने तुंद होना है, तेज़ होना है, बेटे को मैंने बचा लेना है, बिहेवियर को मैंने दूर कर देना है अगर वो नापसंदीदा है। लेकिन वालिदैन जो ही बातचीत शुरू करते हैं आप सब से, तो थोड़ी देर के बाद बीच में हीट आनी शुरू हो जाती है, आवाज़ बदलना शुरू हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज बदलना शुरू हो जाती है, एक तपिश आना शुरू कर देती है, अंगारे जैसे ख्यालात होने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद कोई पता नहीं चलता कि मेरा असासा कौन है और उसका बिहेवियर कौन सा है। वो गडमड सा हो जाता है और हम जो मर्ज़ी मुंह में आए वो कह देते हैं। आपको लगता है कि जब बंदे के अंदर नशे की बीमारी शुरू होती है और घर वालों को पता चलता है, तो उस दिन के बाद घर वाले पहले जैसे नहीं रहते। हर रोज़ उनके अंदर
नए नए लक्षण पैदा होना शुरू हो जाते हैं। कुछ बता सकते हैं कि आप कुछ बता सकते हैं कि जब खबर बनी कि आपने नशे का धंधा कर लिया है तो आपके वालिदैन के अंदर क्या तब्दीलियां आनी शुरू हुई, वो कैसे बदलना शुरू हुए, वो कैसे एक मुख्तलिफ इंसान बन गए, कैसे उनकी लैंग्वेज चेंज हुई, कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई, कैसे वो देखते हैं अब। पहले वो देखते थे कि मेरा पुत्र हारून है, तो अब वो देखते हैं कि नशा तो नहीं किया है नहीं। यानी जब भी आपके सामने आंखें मिलती हैं तो अब पहला ख्याल ये नहीं आता कि वो मेरा पुत्र आ गया, पहला ख्याल आता है नशा तो नहीं किया। फिर आप देखते हैं कि नहीं किया, कहते अच्छा मेरा पुत्र है हारून। लेकिन जो एक्सरे है वो उतारने के बाद, ये जानने के बाद कि नशा तो नहीं किया हुआ, और कॉन्स्टेंटली वॉच पे रहना, बार बार देखते रहना, इधर अगर कोई बरामदे में जा रहा है तो एक दफ़ा फिर चेक कर लेना, कोई वॉशरूम जा रहा है तो फिर चेक कर लेना, वापसी पे फिर चेक कर लेना। जब कोई बंदा नशा शुरू करता है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई करैक्टर डिफेक्ट हो, उसका मूड डिसऑर्डर हो सकता है, मूड ख़राब हो सकता है, इसलिए लोग नशा शुरू करते हैं। कोई मशवरा दे देता है कि ये जो तुम्हारा मूड ख़राब है ये चुपके चुपके तुम नशा कर लो। उसमें से कुछ नशे बहुत एक्सेप्टेबल हैं, जैसे कि चाय का नशा, कॉफ़ी का नशा, सिगरेट भी खैर है, उस पर भी कोई आँख अबरू ऊपर नहीं होती। फिर चरस का नशा है जिस पे ज़रा कहते हैं यार कोई चंगी गल नहीं। पहले तो बहुत बुरा समझा जाता था, चरसी तकरीबन एक गाली थी। 50 साल पहले पाकिस्तान में चरसी एक गाली थी। अब क्या है, चरस तो सब पीते हैं। लोग ये कहना पसंद करते हैं कि चरस तो सब पीते हैं। सब चरस नहीं पीते, मैं आपको बता दूं कि सब चरस कोई नहीं पीते, कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ही आप समझते हैं कि सब पीते हैं, ठीक, सब नहीं पीते। लाहौर की एक यूनिवर्सिटी जो बहुत बदनाम है नशों में, वहाँ भी मेजॉरिटी सादा सिगरेट भी नहीं पीती। मेजॉरिटी उनके भी 70% स्टूडेंट सादा सिगरेट भी नहीं पीते। तो ऐसा नहीं है कि सब चरस पीते हैं या सब शराब पीते हैं। ये ऐसे कहना अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है कि मतलब सब करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब लोग नशा करते हैं तो मूड की ख़राबी की वजह से करते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनका करैक्टर ख़राब हो, लेकिन जितनी देर में न्यूज़ बम्ब होती है तो इतना वक्त गुजर गया होता है कि कुछ करैक्टर डिफेक्ट्स भी आ गए होते हैं। क्योंकि अगर कोई नशा शुरू करता है 2018 में तो न्यूज़ बाहर निकलती है 2021 में। 3 साल के अंदर न्यूज़ ही नहीं बाहर निकलती, और जब न्यूज़ निकलती है तो दोनों चीज़ें सामने आती हैं। पहले करैक्टर डिफेक्ट सामने आते हैं, उन करैक्टर डिफेक्ट्स के साथ नशे की खबर सामने आती है, और असल में पता नहीं चलता कि पहले मुर्गी के पहले अंडा, पहले करैक्टर डिफेक्ट्स थे कि पहले नशा आया था। पहले नशा आता है ज़्यादातर, पर कसम वाली बात नहीं, पहले करैक्टर डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और करैक्टर डिफेक्ट्स बिल्ड डाउन होते चले जाते हैं, और यकायक जब न्यूज़ आती है तो हो सकता है कि घर वाले बड़े तहम्मुल वाले और बहुत लखनऊ से आए हुए और बहुत आप जनाब करने वाले हों, और देखते ही देखते फिर वो बदलना शुरू हो जाते हैं। जब नशा शुरू करता है तो सिर्फ मूड ख़राब होता है, करैक्टर डिफेक्ट्स होने ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब नशा शुरू करता है करैक्टर डिफेक्ट्स आते हैं। जब नशे की बीमारी का दूसरा गेयर लगता है तो करैक्टर डिफेक्ट्स और आते हैं। जब घर में न्यूज़ आइटम फैल जाती है, ख़बर फैल जाती है, तो फिर और ज़्यादा करैक्टर डिफेक्ट आते हैं, क्योंकि अब उसने चौमुखी लड़ाई लड़नी होती है और घर वाले भी मैच खेल रहे होते हैं 2020। ये जो वालिदैन कुछ कहना शुरू करते हैं और फिर बाकायदा एक तोरा मिसरा होता है। तोरा मिसरा आप समझते हैं क्या होता है? तोरा मिसरा, जो पहला शेर बोला जाता है ना, पहला शेर जो बोला जाता है किसी गज़ल का, जो पहला शेर होता है उसको तोरा मिसरा कहते हैं। पहले शेर का पहला हिस्सा तोरा मिसरा होता है कि ये
पेश करते हैं, आप कलाम पेश करते हैं और दूसरे को आप दावत देते हैं कि आप भी अपना हिस्सा डालें इसमें, क्योंकि कई दफ़ा वो मुशायरा होता है तो उसमें वो एक तोरा मिसरा दे देते हैं किसी मशहूर शायर का कि इसके वज़न पे तमाम लोगों ने शायरी लिख के लानी है, और फिर मतला अर्ज़ है, कोई शाम को बच्चा घर आता है तो वालिद साहब जो हैं मतला अर्ज़ करते हैं और उसके बाद पूरी गज़ल हो जाती है, फिर माँ आती है तो वो जो है आखिरी जो शेर होता है, क्या कहते हैं उसको, मक्ता माँ पता है मक्ता पेश करती कि चलो जान दे, कोई नहीं उन्हें जवान पुत्र है, इन्ना नहीं तंग करीदा, हो जाएगा ठीक, तुसी बस जाओ जाके आराम करो। मतलब माओ ने आमतौर पर उस पर मट्टी डालनी होती है। हाँ, ये इसको मक्ता कहते हैं। नशा शुरू करते हुए करैक्टर डिफेक्ट्स नहीं होते और नशे की बीमारी आने के बाद करैक्टर डिफेक्ट्स जमा होने शुरू होते हैं, तो घर वालों में, माँ बाप में भी जब ये ख़बर मिलती है कि पेशेंट ने नशा करना शुरू कर दिया है तो लुट जाने के एहसास से वो आपे से बाहर हो जाते हैं और करैक्टर डिफेक्ट्स आने शुरू होते हैं। मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता, जंग होती है, झड़प होती है और बंदा फिर छुपाता है, झूठ बोलता है अपनी औलाद की खातर, अपने घर की खातर। ये करैक्टर डिफेक्ट होता है झूठ बोलना। और बहुत सारे काम फिर ऐसे करते हैं, बंदा दफ्तर से फ़ोन आए तो कहेंगे कि बीमार है, या फिर उसका ख्याल आता है कि अगर इसकी शादी कर दी जाए तो ये ठीक हो जाएगा, तो फिर बग़ैर बताए उसकी शादी किसी से कर दी जाती है, लड़की से, और लड़की को ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो कुछ ऐसा चमत्कार करे कि बच्चा ठीक हो जाए। और बाकायदा उनका यकीन होता है, बार बार उसे कहते हैं कि तुम्हारा खामद है, तुम इसको ठीक करो, और वो भी अपनी सी कोशिश कर रही होती है, वो ज़िम्मेदारी उठा लेती है, जबकि कोई किसी की नशे की बीमारी की या कोई और बीमारी की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता। देखिए, मदद के लिए पुकारने की ज़िम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, मदद के लिए ख्वाहिशमंदी की ज़िम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, मदद मांगने की ज़िम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। कहीं मदद मांगना, आप किसी इंसान से मदद मांगते हैं, आप किसी फेलोशिप में चले जाते हैं, जैसे कि AA की या NA की फ़ेलोशिप है, नारकोटिक्स एनोनिमस की फ़ेलोशिप है, या आप किसी मौलज के पास जाते हैं या किसी रिहैब में जाते हैं, नशे की बीमारी से निकलने की ज़िम्मेदारी तो यही है ना कि आप मदद मांग लें। ये एक बीमारी जो है जो कि इंसान के दिमाग पे असर करती है, नशा दिमाग पे असर करता है ना, तो देखिए, अगर पेट में दर्द हो तो दिमाग बताता है कि तुम्हारे पेट में दर्द है, लेकिन अगर दिमाग में ख़राबी हो तो कौन बताएगा? वो तो कोई बाहर से दर्द दिल रखने वाला, कोई दोस्त, कोई प्यारा, कोई घर वाले, कोई डॉक्टर, कोई बताएगा कि आपके दिमाग में कोई मसला है। फ़र्ज़ कर लेने में कोई हर्ज नहीं कि कोई मसला है, क्योंकि नताइज सामने होते हैं, बर्बादी सामने होती है, और आप अक्सर जब आते हैं तो आप हैरान हो के टुक टुक मेरी तरफ देखते हैं कि मुझे क्यों यहाँ लाया गया है, और मैं आपकी तरफ देखता हूँ कि भैया आपको क्यों भेजा गया है, और आप कहते हैं पता नहीं, और मुझे एक्चुअली पता नहीं होता, तो बताएं कि फिर मैं क्या करूँ। मैं तो अपने तजर्बे की रोशनी में सिर्फ यही कहता हूँ कि ज़रूर तुसी को नेर पाया होना है। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि ज़रूर कोई तुसी अत चुकी होनी है, कोई ज़रूर गड़बड़ कीती होनी है, तो थोड़ी देर में आप मान भी जाते हैं। आप यहाँ बैठे हैं मेरे सामने, तो मुझे बताएं कि आप सबको यही मैंने कहा होगा। अब हमने एक बंदोबस्त किया है कि जब आपसे मेरी मुलाकात हो तो आपकी एक सिंगल पेज हिस्ट्री सामने हो। अब हमने बंदोबस्त किया है कि जो ही आप मेरे सामने आए घर से, तो एक सिंगल पेजर जो है भिजवाने वालों की तरफ से, सिंगल पेजर फैमिली की तरफ से बुलेट की शक्ल में लिखा हो कि ये 6 पॉइंट है जिसकी वजह से हम भिजवा रहे हैं। और जब कोई असिस्टेंट मैनेजर आपको लेके जा रहा होता है यूरिन सैंपल के लिए, तो उसके हाथ में भी वही पर्चा हो जिस पे लिखा हो कि ये 6 पॉइंट है जिसकी वजह से साहबजादे तशरीफ़ लाए हैं और इनका यूरिन चेक किया जा रहा है। क्योंकि हमारे असिस्टेंट मैनेजर को कोई पता नहीं होता कि क्या है पीछे हालात,
और ज़्यादातर हमारे असिस्टेंट मैनेजर भोलपन में ये समझते हैं कि देखो किड्डी जाती है, एडा सोना मुंडा है, एनू पता नहीं क्यों इत्थे ले आए ने, कोई गलत फहमी होनी है, कोई जायदाद का मसला होना है हरून साहब, कोई ना कोई तो मसला होएगा। तो वो एक 6 पॉइंट लिखे होंगे, रिफ्रेशर होगा तो वही 6 पॉइंट लिखे होंगे यूरिन रिपोर्ट के पीछे। हमने उसकी जगह बनाई है, एक तो कागज़ बचा लिया है, एक तो कागज़ बचा लिया है, क्योंकि यूरिन रिपोर्ट दे एक पासा तो प्रिंटेड होंदा है तो दूसरा पासा खाली होंदा है, तो ऐसी कागज़ बचा लिया। रिफ्रेशर के लिए कोई आएगा तो वो पीछे लिखा होगा कि 6 पॉइंट ये लिखे होंगे, और वो असिस्टेंट मैनेजर भी पढ़ेगा, वो काउंसलर भी पढ़ेगा, वो मैं भी पढ़ूंगा, वो डॉक्टर साहब भी पढ़ेंगे, ताकि हम भोले लोग मुश्किलात में ना पड़ जाए। कई दफ़ा तो मैं मुश्किलात में पड़ जाता हूँ, मैं कहता यार लगता नहीं है, कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई, कोई मसला ही तो नहीं हो गया, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई, तो मैं फिर परेशान हो जाता हूँ। तो मैं कहता वो लिखा हुआ सामने होना चाहिए, क्यों जी होना चाहिए ना, ताकि मुझे कुछ तो इल्म हो कि हाँ एवं तो नहीं कोई भेजता किसी ने। लेकिन ओवर द पीरियड मुझे तजर्बा है कि लाहौर में अभी कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जिसमें वालदैन को ये शौक़ हो कि बस पुत्र जवान होंदा है ना तो एनू रिहैब च भेजांगे। ऐसा तो नहीं मेरा ख्याल है कोई इलाका लाहौर में कि जहाँ माँ बाप इस तरह की बातें सोचते हो कि है तो वैसे मुंडा बिल्कुल ठीक ठाक लेकिन इन्होंने रिहैब च भेजना ज़रूर है। 100 दफ़ा सोचते हैं तो फिर एक दफ़ा नहीं भेजते। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं, और कोई पेशेंट है वो जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो हम चौंक से जाते हैं कि ये इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो फिर हम वेरीफाई करते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कोई पेशेंट है जो बोलते ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते, हम उनको कहते हैं वो सुमुन बुकमुन किस्म के, पे बोलते ही नहीं, मतलब जितना मर्जी आप बात कर लें उन्होंने कोई गल करनी नहीं। कई पेशेंट होते हैं जब मेरे पास शाम को आते हैं मुलाकात के लिए मेरे साथ, जब दवाई वगैरह लिखनी होती है तो वो मेरे तो काले होंगे ने किसी जाना है वापस, तो मैं कहता नहीं बैठो कोई गलते कर लो, तो फिर वो बैठ जाते हैं 2 मिनट। कई मिनट होते हैं जो पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं असी तो हुण बहना है, असी जाना नहीं, तो उनका दिल करता है वहाँ बैठने को, गपशप सुनने को, तो हर किस्म के होते हैं। तो हम कहते हैं कि इनको एक जैसा बनाने की कोशिश करें कि जो ज़्यादा बोलते हैं वो थोड़ा कम बोलें, जो कम बोलते हैं वो थोड़ा ज़्यादा बोलें, ताकि सबको एजुकेशन भरपूर मिलती रहे। और यहाँ भी क्लास में अगर आप बात करेंगे तो इम्कान है कि आपको तरक्की याफ्ता समझा जाएगा। अगर आप खामोश रहेंगे तो समझा जाएगा कि आप तरक्की नहीं कर रहे। ये बाप के ऊपर है कि आप तरक्की याफ्ता बनना चाहते हैं कि नहीं। और अगर आप अपने दिल की बात करेंगे, अंदर की बात करेंगे, अपनी तकलीफ़ें बताएंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। लेकिन पेशेंट आमतौर पर सोचते हैं कि अगर हमने कोई तकलीफ़ बताई, फॉलो अप वाले, कि अगर हमने कोई तकलीफ़ बताई तो इंडोर कर देंगे। लेकिन होता यह है कि कई दफ़ा जब कोई फॉलो अप पे होता है और उसको गुस्से का सामना होता है या गम का सामना होता है या उसकी बन नहीं रही होती घर में किसी को, तो कहते हैं डॉक्टर साहब ने नहीं दसना। नशे की बीमारी के अंदर खामद एक किस्म के तरीके से तंग कर रहा होता है, जब वो नशे की बीमारी से निकल रहा होता है तो वो दूसरे तरीके से तंग कर रहा होता है। याद रखिए दोनों तंगियां हैं। नशे की बीमारी में जब घुसा होता है तो एक तरीके से तंग कर रहा होता है, और जब नशे की बीमारी से वो बाहर निकल रहा होता है, नशा छोड़ के तो ज़िंदगी में बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है आगे, तो वो दूसरे तरीके से तंग कर रहा होता है। और बाज़ औक़ात वो तंगी ज़्यादा होती है, क्योंकि नशा के ज़माने में तो वो छुपता फिरता है कि नशा किया, इधर उधर हो गए, ताकि बाद में 2 दिन के बाद नज़र आए। लेकिन जब नशा नहीं कर रहा होता तो बिल्कुल फेस टू फेस चल रहा होता है मामला, और वो तंगी घर वालों के लिए बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा होती है और बीवी के लिए बहुत ही ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ मतलब बीवी की पोजीशन कितनी मातहती की है, ये कोई मातहती जैसी मातहती है। बीवी की पोजीशन इतनी मातहती की पोजीशन है कि वो कोई बहुत मज़े की पोजीशन नहीं है। एक दफ़ा मैंने एक फ़िक्रा बोला एक टीवी प्रोग्राम में, किसी ज़माने में मैं बहुत रेगुलरली एक
चैनल पे प्रोग्राम करता था हफ्ते में एक दिन, तो मेरे मुंह से एक फ़िक्रा निकल गया जिस पे मैं बड़ी शामत आई। वो फ़िक्रा ये था कि ये जो बीवी का रिश्ता है ना, ये बड़ी बेइज्जती का रिश्ता है, इसको इज्जत का रिश्ता बनाना पड़ता है। ये फ़िक्रा था सिंपल सा। मैंने कहा ये जो बीवी का रिश्ता है ये बहुत बेइज्जती का रिश्ता है, इसे इज्जत का रिश्ता बनाना पड़ता है एवरी डे, स्ट्रगल करके, विजडम से। देखिए आप मुझे इजाज़त देते हैं तो मैं ऐसी बातें आपसे कर लेता हूं, तो आप मुझे माफ़ कर देते हैं ग्रेशियसली, लेकिन बहुत सारी बातें लोग माफ़ नहीं करते। मैं आपको बताऊं कि बहुत मुश्किल होता है। मुझे बताएं कि अपने जिदा खाओ तो देखो होते अख भी शर्मांदी है तो मुंह भी शर्मांदा है, तो जिनका हम खाते हैं यानी आपका जो हम खाते हैं, तो आपके सामने सच्ची बात करना कितना मुश्किल है। आपके सामने मुंह फाड़ के कह देना करैक्टर डिफेक्ट्स, तो आप माफ़ कर देते हैं, तो मैं इसे क्या समझूं? मतलब आसान बात तो नहीं है ना कि आपके मुंह पे बैठ के बिल्कुल बराबर आंखों में आंखें डाल के मैं कह रहा हूँ हाँ जी तुहानू पता लग गया है नशा करता है, फिर तुसी भी खूब गालां कड्डियां, वलैती वलैती देसी देसी जापानी चीनी गालां हर किस्म दियाँ, लेकिन हम यहाँ इलाज कर रहे हैं। हम अगर प्लीज़र होते तो और बात थी। हमारा रोल बेसिकली प्लीज़र का नहीं है, बेसिकली हमारा रोल जो है वो ट्रीटमेंट का रोल है, लेकिन उसके अंदर कोई प्लीज़ करने का एलिमेंट अगर हम डाल सकते हैं तो बिस्मिल्लाह। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्लीज़ करें पहले और इलाज को जहन से निकाल दें। इलाज करेंगे पहले और प्लीज़ करने को जहन में रखेंगे कि जहाँ मौका हुआ, जहाँ आपसे कहीं कॉरिडोर में आमना सामना हो जाए तो नज़रें झुका लें, इज़्ज़त एहतराम से गर्दन झुका लें, वो अपनी जगह बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जब आप ऑपरेशन टेबल पे होते हैं तो डॉक्टर को वही करना होता है जो करना होता है। तो यहाँ जब आपसे बात करते हैं तो हम्बली बात करते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है और आप ग्रेशियसली बर्दाश्त करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये दानिशमंदी है आपकी। आपको पता है कि आप ऊपर की पोजीशन पे हैं, हम नीचे की पोजीशन पे हैं। देखिए जो बंदा आपका बूट पॉलिश करता है तो वो नीचे की पोजीशन का होता है, लेकिन आप शुक्रिया तो उसको भी क्या ही देते हैं। और जो घर में आपके मैले कपड़े धोता है तो वो भी नीचे की पोजीशन में होता है, आप ऊपर की पोजीशन में होते हैं, पर आप उसकी कदर करते हैं। आप नहीं चाहते कि वो उसकी दिल आज़ारी करें, तो उस तरह आप हमारा भी बहुत लिहाज करते हैं और हमें अपनी पोजीशन का, आपके सामने हमें अपनी पोजीशन का पता है। बाकी शहर में हम बहुत फन्ने खान हो सकते हैं पर आपके सामने नहीं। वो फिर उनको हज़ारों वो आ गई, ईमेल्स आ गई उनको कि किहड़े डॉक्टर साहब ने जिहड़े इहो जिहियां गल्लां कर, वो सुनी सुनाई है वही ना। मैंने बात तो ये की थी तो उन्होंने कहा कि जी दसो बीवी का रिश्ता तो बड़ी इज्जत का रिश्ता होंदा है, असीं ते अपनियां बीवियां नूं सिर ते बिठाने आ, असीं ते अपनियां बीवियां नूं मोढे ते बिठाने आ। मैं कहो तुसीं कित्थे हो, मैं आई वॉन्ट टू सी यू। इस बीमारी को कहते हैं कनिंग एंड बैफलिंग डिजीज़। कनिंग एंड बैफलिंग ये दुनिया की वाहिद बीमारी है जिसके नाम के साथ ये लगा हुआ है। बाकी बीमारियों के साथ और लफ्ज़ लगे होते हैं, लेकिन इस बीमारी के साथ लगा हुआ है कि ये कनिंग एंड बैफलिंग है। ये आपको खुद बताती है कि कैसे नौसरबाजी करनी है, ये बीमारी खुद बताती है। यानी आपको 15 मिनट के अंदर नशा पैदा करना है और ये बीमारी आपको बताएगी कि फिर उनकी कम दहाना है। और एक ऐसा कामयाब नुस्खा मैंने देखा है, पुलिस वालों से नशा ले लेते हैं, ट्रैफिक वालों से नशा ले लेते हैं। आपने कभी सीन देखा होगा कि कोई बंदा है मोटरसाइकिल वाला, उन्होंने पुलिस वाले ने रोकिया है तो वो रुकिया है, तो उस तो बाद पुलिस वाला उन्होंने पैसे कट के दे रहे, यानी पैसे दे रहे हैं, पुलिस वाला पैसे दे रहे हैं, तुम दूरों देख रहे हो कि यार इन्हें को उधार देना सी। कोई ऐसा सीन पार्ट करना है कि उसने कहा कागज़ दिखाओ, उन्हें कहा तू कागज़ दिखा, कायदे आज़म वाला कागज़ दिखा, तो फिर तेरी जान छुटेगी, नहीं तो मैं तो इत्थे फुड़क के मर जाऊंगा, मेरा तो तू वक्त ज़ाया करता है, मेरा तो तू नशा तोड़ देता है। तो इवन थाने में जो पकड़े जाते हैं ना, तो वो उनको पल्ले से नशा कराते हैं, पल्ले से। और अगर किसी को कहीं से नशा नहीं ना मिलेगा तो जाके थाने जाके कहेगा जनाब थोड़ा नशा दे दो। लाहौर में एक 100 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन है, उन्होंने कोटा रखा होता है, बीच में उन्होंने कोटा रखा होता है कि बच्चा आएगा कोई तो उन्होंने नशा देना है।
ये हाँ अवेलेबल होता है, ठीक। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझते हैं। जो एक फैक्टर है वो हम सब उस पर एग्री करते हैं, और वो पेन फैक्टर है कि आप दर्द में हैं और आपके घर वाले दर्द में हैं और हम दर्द में हैं, और हम सब का दर्द मुख्तलिफ है। मरीज़ दर्द में है, वो नशे के पीछे भागते हैं क्योंकि नशा मिलता है तो उनका दर्द ख़त्म होता है वक्ती तौर पर। घर वाले दर्द में हैं क्योंकि वो मरीज़ के पीछे भागते हैं, और हम दर्द में हैं कि हमने आपको शक्ल दिखानी होती है कि हम आपका काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आपका काम। 2-4 दिन आप कोई काम करते हैं, 2-4 महीने कोई काम करते हैं, 2-4 साल कोई काम करते हैं, 2-4 दहाइयाँ जब आप कोई काम करते हैं तो आप वो काम बन जाते हैं। कहते ना रांझा रांझा कर दी आप पे रांझा। तो मुझे मेरी ज़िंदगी में भी तो ख्वाब भी यही नज़र आते हैं। ख्वाब में कोई बता रहा है वो जी बहुत तंग कर रहा है, मेरी नींदर खुल गई, मैं अच्छा चलो फिर सो जाओ। फिर कोई ख्वाब में बता रहा है जी मुंडा बहुत चंगा है जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी, तुसी बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, या कुछ इस तरह के ख्वाब। या कोई ख्वाब आते हैं कि अच्छा ये टेक्निक करनी चाहिए, वो भी आती है। ये जो अभी अभी बताई है कि एक पर्चा जो है जिस पे 6 पॉइंट लिखे होने चाहिए, ये यूरिन रिपोर्ट के पिछली तरफ छापना है, ताकि जहाँ भी पेशेंट गुजर जाए तो जिससे भी उसका वास्ता पड़े उसको पता हो कि मैं जिन हजरत से बात कर रहा हूँ उन्होंने आज मुँह पे परफ्यूम छिड़की है कि नहीं। ये तो पता होना चाहिए ना, वरना तो गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। सही है कि गलत है कि अगर असिस्टेंट मैनेजर हो तो उसको पता हो कि हजरत ने बहुत काम डाले हुए हैं, यानी कोई गलत फहमी में ना रह जाए। और इसी तरह अगर किचन में जाएं तो किचन वाले को भी पता हो कि बैकग्राउंड क्या है, तो वो उसके मुताबिक, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट।